रीमा, कानूनी सवालात के ऊपर बाद में आएंगे, पहले जो आरा हमारे सामने आई हैं, आपकी क्या राय है? आप इत्तेफाक करती हैं जो फ़खर ने कहा? मैं आपको आज शॉक कर दूंगी। अच्छा। क्योंकि मैं कुछ बातों से फ़खर की अग्री करूंगी और जो बहुत से वकला हैं जो तनकीद कर रहे हैं 27th अमेंडमेंट की, उनसे भी इख्तलाफ करूंगी। पहले फ़खर से इख्तलाफ, फिर फ़खर से अग्रीमेंट। सो इख्तलाफ किस बात पे है? वो ये कि अलीना, जजेस ने जो 18th अमेंडमेंट के साथ किया, मैं खुद उसकी बहुत दफ़ा क्रिटिसाइज किया है, लेकिन आप उसका कसूरवार अवाम को क्यों ठहरा रहे हैं? जजेस ने उस कंसल्टेटिव प्रोसेस को इज्जत नहीं दी। उन्होंने 19th अमेंडमेंट मजबूरन फोर्स करके कोअर्सिवली पार्लियामेंट से करवाए, लेकिन इसकी सज़ा हमें तो ना दें। अगर आप जुडिशरी में चेंजेस ला रहे हैं, आप हमारी कंसल्टेशन तो ले लें, आप उसका कसूरवार पार्लियामेंट को क्यों ठहरा रहे हैं? एक दिन में ली ना, जिस तरह की ये चेंजेस हैं, आप पूरा दिन बैठे रहें, आपको हफ्तों लग जाएं उनकी सिग्निफिकेंस को समझने के लिए। तो मेरा नहीं ख्याल ये एक्सक्यूज बनती है कि क्योंकि 18th अमेंडमेंट इतनी कंसल्टेटिव तरह से पास हुई, अदालत ने उसका भरम नहीं रखा, उसको रिस्पेक्ट नहीं किया, तो अब भी क्या फायदा, हम 1-2 दिन में भी पास करवा सकते हैं। ये सेंस नहीं बनाती। दूसरी, हम सिर्फ जजेस की अपॉइंटमेंट्स, जब से जुडिशरी ने थोड़ा ज्यादा इन्वॉल्वमेंट उसमें हुई है, उसको क्यों देखते हैं? भुट्टो को फांसी जिन जजेस ने दी, वो भुट्टो ने खुद लगाए, राइट? 1996 से पहले क्या हमारी बहुत अच्छी जूरिस्प्रूडेंस थी? नहीं थी। जुडिशरी के हमने 3 दौर देखे हैं, एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट्स, फिर हमने देखे हैं कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट्स चीफ जस्टिस के साथ, फिर हमने देखी है जुडिशल कमीशन। अच्छे जजेस भी आए हैं, बुरे जजेस भी आए हैं। मैं खुद इत्तेफाक नहीं करती जो 19th अमेंडमेंट में जुडिशल अपॉइंटमेंट्स का तरीका था, लेकिन उसका हल क्या है? आपने बेहतरी की तरफ जाना है, हम बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे, ये प्रॉब्लम है। हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो ट्रांसपेरेंट है, जो ना अदलिया की अपॉइंटमेंट्स कंप्लीटली जुडिशरी के मातहत बनाता है, ना एग्जीक्यूटिव के मातहत बनाता है। लेकिन सिर्फ वो इशू नहीं है, इशू है ट्रांसपेरेंसी का, क्राइटेरिया का, कि आप किस प्रोसेस से गुजार के जजेस को, नॉमिनीज को उनकी स्क्रूटनी करके उन्हें अपॉइंट करते हैं। मैं नहीं चाहूंगी कि चीफ जस्टिस अपॉइंट करे, मैं ये भी नहीं चाहूंगी कि एग्जीक्यूटिव की डोमिनेशन से या पॉलिटिकल पार्टीज के हैंड पिक जजेस जो हैं वो हमारी अदलिया में बैठे। मुझे 26th अमेंडमेंट से ये प्रॉब्लम थी कि आपने ना कोई क्राइटेरिया बनाया है, आपने ना कोई ट्रांसपेरेंसी जो है उसको नेसेसरी बनाया है। उसी तरह एम्बिग्विटी में हमें तो समझ नहीं आती कि किस तरह कोई चीफ जस्टिस लग गया, किस तरह जजेस जो है वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट हो गए। सो दैट इज द प्रॉब्लम। हमने बेहतरी की तरफ जाना है, हमने माजी में नहीं जाना कि क्योंकि 1973 में एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट्स थी तो अब भी वो हमने करनी है। आखिरी बात ये जो हम कहते हैं घर भेजे प्राइम मिनिस्टर, ये मुझे बड़ी तकलीफ होती है। बहुत प्रॉब्लमैटिक जजमेंट्स थी, लेकिन नून लीग का उस वक्त क्या मौकफ था? मैं देख रही थी पुरानी स्पीचेस, नवाज शरीफ साहब ने वेलकम की जब गिलानी साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया, बल्कि नून लीग के एक पार्टी मेंबर थे, वो एक पिटिशनर थे अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में, जिन्होंने कहा कि नाअहल किया जाए प्राइम मिनिस्टर गिलानी को। सिमिलरली जब नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया तो पीपल्स पार्टी ने, बिलावल भुट्टो साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, उन्होंने वेलकम की वो जजमेंट। जब इफ्तिखार चौधरी का जुडिशल एक्टिविज्म का दौर था, नून लीग बहुत सपोर्ट करती थी उन्हें, बहुत कंग्रेचुलेट करती थी कि हमें इसी तरह की जुडिशरी की जरूरत है जिस तरह की करप्शन है पीपल्स पार्टी की। सिमिलरली हमने देखा है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज सियासी मामलात को सुप्रीम कोर्ट में लेके जाती थी, और सुप्रीम कोर्ट जो है कभी खुद चीफ जस्टिस, मैं ये नहीं कहूंगी सिर्फ वो हमारी एस्टैब्लिशमेंट की वजह से ऐसे फैसले करते थे, कुछ को खुद भी शौक था हीरोज बनने का, कुछ एस्टैब्लिशमेंट के प्लान्स का भी हिस्सा बनते थे, बहुत गहरा ताल्लुक था उनका। और हमने देखा कि जुडिशरी को किस तरह खुद और किस तरह इस्तेमाल किया गया, एक पूरी जो इंजीनियरिंग का प्रोसेस होता है इस मुल्क में। अब हमने उसमें से एस्टैब्लिशमेंट का रोल निकाल दिया है, हमने पॉलिटिकल पार्टीज का रोल निकाल दिया है। पूरी तरह हमने कहा ये अदालतें थी, इनको बस हमने किसी तरह अब खत्म करना है। मसला क्या है? 184(3) जुरिस्डिक्शन अब आपने फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को भी दी हुई है, वो भी फंडामेंटल राइट्स में पब्लिक इंटरेस्ट में केसेस सुन सकती है। ना गिलानी की डिस्क्वालिफिकेशन, प्राइम मिनिस्टर गिलानी की सुओ मोटो थी, ना नवाज शरीफ साहब की सुओ मोटो थी, दोनों पिटिशंस थी। वो इख्तियार अब भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को है। अब आपने क्या करना है? क्या इमरान खान साहब को ना अहल करने के लिए इस्तेमाल करना है या मजीद किसी और? तो वो मसला वहीं का वहीं है। जब तक हमारी सियासी जमातें कोर्ट्स में सियासी मसाइल लेके जाएंगी, जो होगा, ये नेचर है अलीना,
इस तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन का। पॉलिटिक्स होगी, कुछ लोगों को पसंद आएंगे, आप कुछ लोग नहीं। हम क्या कर सकते हैं, ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जो ट्रांसपेरेंट हो, जो थोड़ा अकाउंटेबिलिटी सिस्टम की भी करता हो। फाइनली अग्रीमेंट किस बात पे? आ जाए जी अग्रीमेंट पे। मैं आपको शॉक करती हूँ, मैं ये बिलीव नहीं करती कि अदालत के पास ये इख्तियार है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को स्ट्राइक डाउन कर सके। अच्छा, मैं ये नहीं, क्योंकि ये फकत दुरुस्त कह रहे हैं कि ये 26th अमेंडमेंट में नहीं, वाजे है, आइन इतना वाजे है कि पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग जो है उसमें कोई लिमिट नहीं होगी और वो किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं होगा। हमने देखा एक माजी की जजमेंट है, जब 18th 21st अमेंडमेंट चैलेंज हो रही थी, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट की मेजॉरिटी ने कहा कि हम सेलिएंट फीचर्स हैं कुछ आइन के, उनकी बेसिस पे अगर उसके खिलाफ कोई अमेंडमेंट होती है, हम उससे देख के उसको स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं। मुझे एज अ डेमोक्रेट, एज समवन जो बिलीव करती है कि लोगों की जो नुमाइंदे हैं वो कानून साजी, आइन साजी करते हैं, मुझे ये तकलीफ देती है बात कि जुडिशरी कैसे डिसाइड कर सकती है कि ये सेलिएंट फीचर्स हैं और ये कभी भी कोई भी पार्लियामेंट, अब तो हमारी पार्लियामेंट की लेजिटिमेसी पे सवाल है, लेकिन जब आप लीगल प्रिंसिपल ले आउट कर रहे होते हैं, आप सोचें ये हमारी एक लेजिटिमेट पार्लियामेंट है, वो नहीं कर सकती सेलिएंट फीचर्स चेंज। अब सेलिएंट फीचर्स कौन डिटरमिन करेगा? कुछ ने लिखा सेलिएंट फीचर्स हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक इस्लामिक रिपब्लिक रहेगा। सोचिए कल को एक ऐसी पार्लियामान आती है जो पाकिस्तान को एक सेक्युलर रियासत बनाना चाहती है, क्या हम चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट कहे नहीं आप ये नहीं कर सकते, स्ट्राइक डाउन कर दे क्योंकि वो सेलिएंट फीचर्स के खिलाफ है? सिमिलरली एक और सेलिएंट फीचर जो डिफाइन किया जाता है वो ये कि पाकिस्तान एक पार्लियामानी डेमोक्रेसी रहेगी। अगर कल को हम एक पूरी कंसल्टेटिव प्रोसेस के बाद इस नतीजे पे पहुंचे और पार्लियामान कहे नहीं हमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम ज्यादा सूट करता है, क्या हम चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस, अब हमारी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के कुछ जजेस उसको स्ट्राइक डाउन कर दें? मेरा नहीं ख्याल ये दुरुस्त है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के खिलाफ है, क्योंकि आइन में वाजे है। और आपको पता है कि किस तरह उसके वर्क अराउंड किया गया। कुछ जजेस ने कहा कि पार्लियामेंट में लिखा है आप अमेंड नहीं कर, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है आप अमेंड करने में आपका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन अगर आप सेलिएंट फीचर्स के खिलाफ कोई बनाएंगे आइन तरमीम तो वो डिस्ट्रॉय कर देगी। तो डिस्ट्रॉय करना अमेंडमेंट में नहीं आता। मेरे लिए ये कन्विंसिंग आर्गुमेंट नहीं है। जस्टिस काजी फायजीसा, सॉरी मैं कंप्लीट करूं, जस्टिस काजी फायजीसा की और भी इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट थी। उन्होंने कहा था कि कोई भी कोर्ट लिखा है आइन में, सुप्रीम कोर्ट कोई भी कोर्ट नहीं है, उसको स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहिए था। इस तरह की जो जिन दलाइल की बुनियाद पे बेसिक फीचर्स को उस जजमेंट में प्रोटेक्ट किया गया और कहा गया नहीं जुडिशरी उसे स्ट्राइक डाउन करेगी, मैं उससे बिल्कुल एग्री नहीं करती। अब आखिरी एक क्वेश्चन जो मेरा भी है, फिर क्या किया जाए? अगर कल को कोई पार्लियामान आती है वो 2/3 मेजोरिटी से, आप सोच लें कोई बदतरीन कानून के खवातीन जो हैं वो इक्वल नहीं होंगी मर्दों के, ऐसा कोई कानून पास कर देती है, आईनी अमेंडमेंट, ये ना एक्सपेक्ट करें कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपकी इन राइट्स का तहफ्फुज करेगी। क्योंकि अलीना प्रैक्टिकली भी आप देखें इस सिस्टम में क्या समझ आती है आपको, जो 26th अमेंडमेंट के बाद सिस्टम ने कोर्ट्स बनाई, प्रैक्टिकली भी अगर आप देखें क्या उनसे आप तवक्को करती थी कि वो स्ट्राइक डाउन कर दें 26th अमेंडमेंट? आपकी जुडिशरी वीक है तीनों ब्रांचेस ऑफ स्टेट से। अगर 2/3 मेजॉरिटी है ना पार्लियामान के पास, वो आसानी से जुडिशरी भी उसमें कुछ ना कुछ जजेस जरूर मिले होते हैं। आप अपना माजी उठा के देख लें। और ठीक है, पार्लियामान जो है उन्होंने जजेस की तादाद बढ़ा दी, वो इस सिस्टम को भी ट्वीक कर सकते हैं। तो ना प्रिंसिपली, ना डेमोक्रेटिकली, ना प्रैक्टिकली मैं सोचती हूँ कि इस तरह की इससे बुरी सिचुएशन में इमेजिन नहीं कर सकते आज जो हो रहा है। फिर भी मैं कहूंगी सुप्रीम कोर्ट पे ना जाएं, उन पे रिलाय ना करें, ये उनका काम नहीं है, ये अब हमारा काम है कि हमने कुछ बेहतरी की तरफ इस सिस्टम को लेके जाना। दो सवाल हैं मेरे इसमें, दो सवाल हैं। एक तो अल्फाज इस्तेमाल हुआ चैलेंज करने के। चैलेंज करने से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि उसको स्ट्राइक डाउन किया जाए। अगर कोई आपको उस पर इब्हाम है, उसकी तशरीह, कई दफ़ा होता है कि लफाजी इतनी मुश्किल या दोनों तरफ की इस तरह की कोई, तो क्या उससे मुतल्लिक तशरीह भी करने का इख्तियार नहीं होना चाहिए? नहीं, मेरा ख्याल है ये तशरीह जरूर करें, तो बल्कि मैं तो ये कहूंगी ये भी कह दें। ये अल्फाज अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि देखें दोनों चीजों को साथ पढ़ना है ना। ये है कि पार्लियामान का आइन साजी का इख्तियार है, उसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है। ये है एक दूसरी प्रोविजन है कि किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं होगा। तो अगर आप इसको इस तरह पढ़ लें, मैं इसको इस तरह पढ़ूंगी, आप चैलेंज कर लें,
लेकिन अदालत क्या कर सकती है उस चैलेंज के बाद, वो स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकती, वजाहत कर सकती है। मैं बल्कि ये भी कहूंगी अदालत ये भी कह सकती है जुडिशियल इंडिपेंडेंस के खिलाफ है और उस पर अफसोस का इजहार कर सकती है, लेकिन स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकती। एक छोटा सा एक सवाल, क्योंकि हमारे पास वक्त बड़ा कम है, चीमा साहब की राय भी शामिल करिए। जो इस वक्त सिस्टम है वो इसी तरह से है कि एक इदारा दूसरे इदारे के ऊपर चेक रखता है, या अगर एक इदारे से दूसरे इदारे में कोई लूप होल रह गया है, इवन आइन से मुतल्लिक या कानून साजी से मुतल्लिक, तो उसका इख्तियार दिया गया है, या पूरा सिस्टम इसी तरह डिज़ाइन किया गया है। क्या एक्सपेक्ट करना कि सिर्फ पार्लियामान को चेक अवाम ही करे, और अगर इतनी बड़ी आइनी तरमीम हो जाती हैं उसके अंदर भी अवाम ही उसके ऊपर जाके दरवाज़ा खटखटाए दोबारा पार्लियामान का, और कोई और रेमेडी ना हो इसके लिए, क्या ये जायज़ है? नहीं, ऐसा नहीं। पार्लियामान पे ज़रूर चेक है सुप्रीम कोर्ट का, टू द एक्सटेंट ऑफ जो आपकी ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग होती है। ऑर्डिनरी आपके जो कवानीन बनते हैं उसमें फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो हैं वो हायरार्की में ऊपर हैं, उसके हिसाब से अदालत देख सकती है कि वो फंडामेंटल राइट्स या दीगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के खिलाफ नहीं होने चाहिए। लेकिन जब हमारी पार्लियामान जो है ना, कुछ ममालिक में कंस्टिट्यूएंट असेंबलीज जो आइन साजी करती हैं और ऑर्डिनरी असेंबलीज में फ़र्क होता है। पाकिस्तान में हमारी जो पार्लियामेंट है, एक वो हैट पहनती है नॉर्मल पार्लियामेंट का, एक वो बन जाती है कंस्टिट्यूएंट असेंबली जब वो आइन में तरमीम करती है। जब वो आइन में तरमीम करती है तो सुप्रीम कोर्ट ये चेक, मेरी नज़र में हमारा आइन उन्हें ये इख्तियार नहीं देता कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को चेक करें। और ये लीना सेलियंट फीचर्स खुद सोचें, कल को कोई ऐसे जजेस आ जाएं, जब हम कहते हैं ना पार्लियामान इतनी खौफनाक आ जाए, सॉरी हम बड़ी टेक्निकल हो रहे हैं, पार्लियामान इतनी खौफनाक आ जाए, इतनी खौफनाक पार्लियामान आ जाए कि वो मतलब आपकी फंडामेंटल राइट्स ही छीन ले, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि हम हाइपोथेटिकली बोल रहे हैं, ऐसे जजेस भी आ जाएं जो कहें कि हमने आपको नहीं करने देना है। हमने ये भी माजी में देखा है। तो जब हम एक इंटरप्रिटेशन एक सिस्टम की तरफ जाते हैं, उसमें हमने हाइपोथेटिकल्स को देख के ही जहन में ये सोचना होता है कि हम ऐसा ना हो कि अनइलेक्टेड जजेस को पार्लियामान से ऊपर रख दें। ठीक है, 1973 में कुछ फैसले हो गए थे, अब कोई भी पार्लियामान, चाहे लोग जो भी कहें, चाहे वो जितनी भी लेजिटिमेट हो, वो उन फैसलों को नहीं बदल